बोलो बोलो नहीं बोलो। एक्सरसाइज 3 हो गया सर, एक्सरसाइज 3 करते हैं। चलो फिर ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज 3 करते हैं। हम्म बताइए, कोई डाउट है? इसमें दिया हुआ है, spherical body of radius r consists of a fluid of constant density and is in equilibrium under its own gravity. If P of r is the pressure at small r less than capital R, then the correct options is R. ये कैसे करेंगे? ये पूरा फ्लूइड है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाएंगे और यहाँ इस पर अपने को प्रेशर बताना है, क्या प्रेशर क्या है। क्यों? क्योंकि इसको क्या हो रहा होगा, इसको अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, है ना। तो यानी ये जो पार्ट है, यहाँ प्रेशर बताने का मतलब ये है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, कौन सा रिमेनिंग पार्ट, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, तो यहाँ प्रेशर आएगा। तो पहले इसका मतलब फोर्स निकालेंगे तभी प्रेशर आएगा, तो ऐसे अट्रैक्ट किया जा रहा होगा। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग, यहाँ एक, ये तो आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर बनाएंगे। यहाँ एक सिलेंडर यहाँ बनाएंगे जिसका एरिया डीए है। एरिया क्रॉस सेक्शन डीए है और ये जो लेंथ होगा ये आर माइनस आर है। ये सिलेंडर जो है यहाँ इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एक तो यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स मैंने मान लिया कि एफ है, और इसका वेट, तो दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ बैलेंस हो रहे हैं, तभी तो सिलेंडर रेस्ट पर है। ये बात सुन भाई, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि, क्योंकि अपने को तो यहाँ प्रेशर चाहिए इस पॉइंट पर, यानी यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा एफ बाई डी ए इंटू पी हो जाएगा ना। अगर वो यहाँ का फोर्स मिल गया तो हमें यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा, यही चाहिए अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेट है, इसका मतलब है कि अगर मैं सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाता हूँ, तो एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी,
ए डैश इक्वल टू रो, है ना, तो रो इंटू एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 पाई जी यहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। और अगर मैं जब यहाँ का ये मिल गया मुझे, तो यहाँ से मैं dx पे भी चला जाता हूँ इसके, भाई ये तो मिल ही रहा मुझे। अब इस वाले dx के लिए अगर मैं बात करूँ तो x पे जाके अगर मैं यहाँ dx लेता हूँ तो पहले तो रो भी डिफाइन कर लेते हैं। तो रो क्या हो जाएगा, m/4/3 पाई आर क्यूब। अब dx से da पता है, तो यहाँ इसका मास क्या होगा वो भी मिल जाएगा मुझे, तो यानी किसका, उसका, तो dx इंटू डी ए, ये वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, x पे जाके जो dx लिया मैंने उसका, इंटू रो करेंगे, है ना, ये मास हो गया, इंटू ई डैश करेंगे, तो ये इसको अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसको इंडिकेट कर दो। कहाँ से इंडिकेट करेंगे, R2 कैपिटल R इंडिकेट करेंगे, और ये इक्वल टू F होना चाहिए क्योंकि ये इसका वेट होगा। बस आ जाएगा, सॉल्व कर लो, इस फॉर्मूले में रख दो, कर लोगे। ई डैश की वैल्यू दे रखी है सर। ये हम लोग टनल ऐसे बनाते हैं, तो हम लोग जो टनल के एंड, मतलब जो अर्थ के साइड पे जो एंड है, तो उसके अंदर का हम लोग मास निकाल के फिर उसको एक स्फीयर मान के, सॉलिड स्फीयर मान के नहीं कर सकते? कैसे बताइए। मतलब जो मास है हम लोग उसके अंदर का निकाल लेंगे, जैसे R/10 दिया है तो जो उसके अंदर का है, तो फिर उसके बाद उसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड मान के। R/10 नहीं, मतलब जो भी ऐसे उन्होंने दिया हो, स्मॉल r जो भी दिया हो उसके अंदर का। हाँ, तो जैसे अभी सर छोटा वाला जो R रेडियस का जो हमने बनाया है ना सॉलिड स्फीयर हाँ, का मास, और फिर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो वो टनल में, वो वैसा नहीं निकाल सकते करके? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मतलब पूरा जो फोर्स भी लग रहा होगा हाँ वो सर। तो देखा जाए तो वो कैसे करोगे, क्योंकि फोर्स तो देखो ना ऐसे लग रहा होगा ना, इसको ऐसे फोर्स लग रहा होगा ना। हाँ सर, मतलब वही, क्योंकि वो टनल के भी साइड साइड में भी लग रहा होगा, इसलिए हम वो नहीं कर सकते ना ऐसा। फिर टनल नहीं है, मैंने तो इसी का सॉलिड सिलेंडर ये है। हाँ सर, मतलब ठीक। हाँ ठीक है, यहाँ से जो डी है ना इधर निकाल लो, तो आ जाएगा आपके पास में रो ए डैश डी एक्स स्मॉल r टू कैपिटल R, ये हो गया F/dA, यही प्रेशर है। और ये डैश की वैल्यू आपको पता है ही, तो आ जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन कुछ तो एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन इससे आ जाएगा। जो क्वेश्चन था वो करेक्ट क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं। तो दो ऑप्शन मैच करते हैं, इसमें एक ऑप्शन मैच नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Satellite is moving with a constant speed v in a circular orbit about the Earth. An object of mass m is ejected from the satellite so that it just escapes from the gravitational pull of the Earth. At the time of its ejection, the kinetic energy of the object is. Next page पे जाओ। हाँ सर, लिख लिए। सर ये वाला फोर्थ क्वेश्चन नहीं है। हाँ? कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन तो एनुलर डिस्क वाला है ना? हाँ? मतलब शीट के हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन तो थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क ऑफ मास m एंड आउटर रेडियस 4r, वो वाला डाउट था मेरे को। एक मिनट को गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देख यार, मेरे तो इसमें डिस्काउंट आ गए। ये तो
इसमें तो मेरे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा सर, मेरे पास जो शीट है उसमें फोर्थ दिया था तो A thin uniform annular disk of mass m has a, ये ऐसा, इसको ऐसा बना लेते हैं। इसके इनर रेडियस 3r है, आउटर जो रेडियस इसकी वो 4r है, और पॉइंट पे जो कि यहाँ से दिया हुआ है एक्स डिस्टेंस पर वो 4r है। Thin uniform annular disk of mass m has outer radius 4r, inner radius 3r. The work required to take a unit mass from point P on its axis to infinity. यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेंगे तो W external plus WC equal to change in kinetic energy, इसको 0 ये लेके जाना ही है, माइनस du इक्वल टू 0, W external इक्वल टू U final माइनस U initial, मतलब U infinity माइनस U P, ये तो 0 ही हो गया, माइनस M इंटू VP, VP जो कि नेगेटिव के साथ आएगा तो अल्टीमेटली वर्क डन जो कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल आपको याद है, पूरी डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल था वो क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स था, याद आ रहा है, यानी सिग्मा 4 पाई जी बाई 2 है ना, यही था हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स था, तो लगा दो कॉन्सेप्ट। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल पहले पूरी डिस्क की वजह से कितना होगा, सिग्मा 4 पाई जी बाई 2 हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर माइनस 4r माइनस सिग्मा 4 पाई जी बाई 2, और कितना हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 4r माइनस 3। लेकिन ये पूरा किस में आना चाहिए, ये माइनस, ये सब्ट्रैक्ट तो किया हमने, ये माइनस होगा यहाँ, ये कंप्लीट ऐसे, ठीक है, हाँ सर, बस आ गया। हाँ सर समझे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है, प्लैनेट ऑफ मास m हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स, लिस्ट 1 लिस्ट 2। नहीं सर, ये रॉकेट इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये नहीं सर, वो एक लार्ज स्फेरिकल मास इज फिक्स्ड एट वन पोजीशन and two identical point masses m are kept on a line passing through center ये of कौन सा शिप मेरे हाथ लग गया यार, सर जेई एडवांस 2015 के दोनों क्वेश्चन, अच्छा 3 है सॉरी, तो उसके 2 क्वेश्चन 2015 के लार्ज स्फेरिकल मास m is fixed at one, अच्छा हाँ सर, ये सर 10th वाला भी है। 10th वाला क्या स्फेरिकल बॉडी हो, तो अच्छा 10th वाला कौन सा है, A planet of radius r equal to 1/10 radius of Earth has same mass density of Earth. ठीक है, ठीक है, बताते हैं। लार्ज स्फेरिकल मास m is fixed
A large spherical mass m is fixed at one position and two identical point masses m are kept on a line passing through the center of m. The point masses are connected by rigid massless rod of length L, and this assembly is free to move along the line connecting them. All three masses interact only through their mutual gravitational interaction. When the point mass was nearer to capital M is at a distance r equal to, अच्छा ये सॉरी r है. When the point mass nearer to capital M is at a distance r equal to 3L from M, the tension in the rod is 0 for this one the value. तो कोई बात नहीं, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होंगे ए एक्सेलरेशन से, तो ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी. पहले ए के लिए लिखते हैं, तो मान लो इसमें अगर टेंशन है इसमें तो मान लेते हैं टी है, इसको इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, इसका मास कैपिटल एम है तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना लग रहा होगा इसको इधर, तो वो लग रहा होगा जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ जी एम एम बाई आर स्क्वायर माइनस टी माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू एम है. उसी तरह बी के लिए चले जाओ, तो बी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो टी लग रहा है, इधर से जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लग रहा है, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है. तो टी प्लस नहीं कर सकते, टी को ए को एलिमिनेट कर दो, टी को 0 कर दो. समझ में आया? हाँ सर. इक्वल टू एम ए कर दो, टी को 0 करके एम ए दोनों को इक्वल करके टी को 0 कर दो, सॉल्व कर लो, आ जाए. नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, चलेगा? चलो नेक्स्ट पेज पे. हाँ सर. Planet of radius r equal to 1/10 into radius of earth. कोई प्लानेट है जिसकी जो रेडियस है वो आर पी है, तो आर पी इक्वल टू आर ए बाई 10 है. Has the same mass density as earth. Scientists dig a well of depth r by 5 on it and lower a wire of, तो यहाँ ये r बाई 5 है क्योंकि ये r है. तो lower a wire of the same length and linear mass density दिया हुआ है ना, lambda दिया हुआ है. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by person holding, तो ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, कहीं भी टच नहीं हो रहा है ना, और इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है. तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एक डिस्टेंस पर, है ना. तो यहाँ का अपने को मालूम है क्योंकि डिगे काफी स्मॉल है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रो बाई 3x 4 पाई जी, और वो x पे जाके इसका dx ले लेंगे वापस वैसे ही, तो लैम्बडा इंटू dx, ये dm हो गया. तो फोर्स इसको नीचे कितना लग रहा है, df डैश इक्वल टू e इंटू dm, तो इंडिकेट कर देंगे, इक्वल टू f कर देंगे. कर लोगे? हाँ सर. अभी भी एक क्वेश्चन बताया था ना, वैसा है कॉन्सेप्ट, और क्या क्लिक कर लो आ जाएगा. और कौन सा बताना है, 13 वाला कौन सा बता रहे, तो कौन सा क्वेश्चन है आपके? A spherical body of radius r consists of fluid of constant density and is equilibrium within its हो own गया gravity. ये तो कर दिया, ठीक है. और बताओ, रॉकेट इज लॉन्च नॉर्मल टू द स्फीयर ऑफ अर्थ, ये भी बताना है.
हाँ सर, वो डाउट है, अवे फ्रॉम द सन, वही ना. कौन सा क्वेश्चन आपके? A rocket is launched normal to the surface of Earth away क्वेश्चन from कौन sun. सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14th. Rocket is launched normal to the surface of Earth away from the sun. सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, यहाँ से इसको ऐसे एस्केप कराना है. Rocket is launched normal to the surface of Earth away from the sun along the line joining the sun and Earth. The sun is times heavier than the Earth. Earth का मास m, तो इसका मास 3 into 10 to power 5 m, the mass of sun, and is at a distance times larger than the radius of Earth. इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो सेंटर से इसके बीच की जो डिस्टेंस है 2.5 into 10 to power 4 r, ये स्मॉल r ले लेता हूँ. The escape velocity from Earth's gravitational field is, ये भी दिया हुआ है ना, जो कि 2 jm/r अपने को दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है. The minimum initial velocity required for the rocket to be able to leave the Sun-Earth system is closest to. Ignore the rotation and revolution of Earth and the presence of any other planet. तो क्या करेंगे, यहाँ इसको वेलोसिटी हमने दिया v, जो कि एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी कंजर्व करवा देंगे. तो हाफ मान लेते हैं इसका मास m है, हाफ mv² माइनस gmm/r माइनस g msm बाई, अब r प्लस r का कोई मतलब है नहीं, तो उसकी रेडियस इतनी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 + 0. सॉल्व कर लो, आ गया आंसर. ठीक है, कर लीजिएगा, लगभग वैल्यू मिल जाएगी आपको. और बताओ. हो गया, ये करना है. कंसिडर स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी इन फ्री स्पेस. इसका पार्ट 2 किया. पार्ट 2 में डाउट है? नहीं. चले तो फिर इसका एक्सरसाइज 2 भी हो गया, इसका एक्सरसाइज 3 हो गया, 2 भी कर लो फिर आप. और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी करते जाओ भाई, टाइम निकाल के. सर हाँ बोलिए. वो पार्ट 3 था ना एक्सरसाइज 1 का, क्वेश्चन हाँ. नंबर 1, उसमें डाउट है, वापस बता दीजिए एक बार. बताते हैं. कौन सा क्वेश्चन है ये? अ पार्टिकल इज टेकन टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये ना? हाँ सर वही. तो ये तो क्लास में करवा देना है. सर वो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है थोड़ा. क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है. तो स्मॉल टोटल आ एनर्जी गया. सब पूछ रहा है ना वो, हैं? वो पास की बात. सेंटर से r d दिया है ना, तो सही तो दिया है.
भाई यही तो बात हुई थी हमारी। कि सेंटर ऑफ अर्थ से आर डिस्टेंस पर लेके जा रहे हैं, है ना। तो अब सीधी सी बात है, पार्टिकल इट इज गिवन वेलोसिटी v विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो इसका मतलब 0 से r तक तो बात ही नहीं कर सकते आप, कैसे अंदर घुमाओगे उसको। इसका मतलब बाहर की बात कर रहा है वो। ये वेलो प्रोजेक्शन वाली बात बताई थी ना हमने, ये डिस्टेंस r है। तो इसमें कैसे आता है कि अगर v 0 होगा तो नीचे गिर जाएगा, v लेस देन v नॉट होगा तो ये इलिप्टिकल पाथ में जाएगा, v इक्वल टू v नॉट होगा तो सर्कल में जाएगा। सब बात हुई है, ये क्या डाउट है? बोलिए। सो वो जो ऑप्शन है √2gm/r, रूट वो टू तो जी एम बाई, हाँ ये इसका मतलब ही एस्केप वेलोसिटी एस्केप कर जाएगा वो। क्यों, कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ एस्केप फॉलो करता है। एस्केप वेलोसिटी में तो √2gm/R होता हाँ हाँ सर, सरफेस से होता है ना वो। अरे तो सरफेस से भी होता है तो वहां से भी वही होता है, करके तो देखो आप। आपने अप्लाई नहीं किया, आपने तो केवल देखकर सोचा ये क्या हो गया। मैं करके दिखा देता हूँ भाई। यहाँ से एस्केप कराना है तो अभी ये आर डिस्टेंस पर है, मान लो यहाँ से एस्केप कराना है, क्या लिखोगे यहाँ? हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, माइनस जी एम एम बाई आर लिखोगे, इक्वल टू 0 + 0 लिखोगे। तो वी कितना आ गया? ये आ तो रहा है, वही तो आ रहा है। पर वहां की पोटेंशियल नहीं लिखोगे क्या? मुझे लगा सिर्फ और इसके वो कैंडिडेट नहीं लिखोगे क्या? सरफेस से दिखते। सरफेस से लिखते तो वहाँ कैपिटल आर आ जाएगा बस यहाँ। और यहाँ जो आर है वो दरअसल लग रही है हाइट एच है, तो ये आ गया 2√2gm r प्लस ये आ गया। और क्या? चलो हाँ सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर लो भाई। सर आपने 13 का वाला नहीं बताया, कौन सा वाला? एक्सरसाइज के हाँ पार्ट 1 सर, का वो 30। एक्सरसाइज के Exercise पार्ट वन का 13th। कौन सा क्वेश्चन है? A spherical body of radius r consists of fluid of constant density. अरे क्या सोते रहते हो यार तुम लोग, तो गजब करती हो। ये क्या पढ़ाया था तुमने? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 13 था, मैंने मेरे उसमें 10 था वो। बताइए। अबे नींद से जागो बेटा, कर क्या रहे हो? Sorry नींद में मत sir. रहो यार। क्या सर? अच्छा मैं कहूंगा तभी जागोगे क्या? जागो मोहन प्यारे जागो, सुबह हो गई मामू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस टॉपिक है, मतलब क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का मतलब एक्चुअली होता है कि एक सिस्टम होगा, वो जो सिस्टम है वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस का मतलब ही होता है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर और अ कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी। ठीक है, तो अब लोग इसका मतलब वहां मेनली एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और ये जो एनर्जी स्टोर होगी कहाँ होगी? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखा गया कि जब भी किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता चला जाता है। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता चला जाता है। लेकिन हर कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड वो चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर नई एक तरह से एक नई डिवाइस डिजाइन करते हैं जिसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि कोई आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, जब मैं कहीं लिखता हूं कि कोई कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं मतलब वो आइसोलेटेड है। तो मान लो जैसे कि ये कोई कंडक्टर है और इसको हमने चार्ज देना शुरू किया, तो देखा गया कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा इसका जो वोल्टेज है, इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो इंक्रीज करता चला जाएगा। और ये होगा Q इक्वल टू CV, जहाँ C है इसको हम लोग ये बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और ये किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स होगी। तो अगर उसका शेप एंड साइज अगर कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं है, तो फिर C भी कांस्टेंट होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये नहीं कि चार्ज इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल पे तो नहीं डिपेंड करती है। लेकिन किस पे डिपेंड करती है पहले वो लिख लेते हैं। ये डिपेंड करती है, it depends upon the shape and size of the conductor। दूसरा, जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करती है जिस मीडियम में रखा हुआ है, या प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ठीक है, तो लिख लो इसको पहले, जगह तो मैं लिख पाता हूँ पहले।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन the charge and potential. मतलब electric potential at the conductor. ठीक है? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एक कैपेसिटेंस of a conducting of an isolated conducting sphere. तो मान लो ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। वैसे भी आपको पता ही है कि हॉलो या सॉलिड हो सारा चार्ज कहाँ होता है, आउटर सरफेस पर ही होता है। तो क्यू चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई 4πε0r होता है। और हमें मालूम है कि Q इक्वल टू सी वी, तो Q इक्वल टू सी इंटू वी, Q बाई 4πε0r, यानी C इक्वल टू हो गया 4πε0r। ये इसकी कैपेसिटेंस है। लेकिन आउटसाइड क्या है, वैक्यूम है, सराउंडिंग मीडियम क्या है, यहाँ वैक्यूम है। अगर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम अगर है तो क्या होगा वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं। लिख लिया? हाँ सर। अब हमें इसके बारे में पता चली गया, कैपेसिटेंस के बारे में। तो अब क्या है कि किसी भी कंडक्टर की अगर हमें कैपेसिटेंस पता है तो हम बता सकते हैं कि उस पर कितनी एनर्जी होगी, मतलब उसकी वजह से कितनी एनर्जी होगी, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, या उस कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी क्या होगी। जैसे अभी तक तो हमने क्या देखा था, स्फीयर का हमने देखा था कि स्फीयर की सेल्फ एनर्जी क्या है ना। लेकिन अब हम लोग किसी भी कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी बता सकते हैं अगर उसकी कैपेसिटेंस पता है। तो देखो कैसे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। अब यह जरूरत नहीं है कि हमें स्फीयर बताना पड़ेगा किसी भी कंडक्टर की। तो कैसे, कॉन्सेप्ट
सीख कर आए हैं हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो मान लो जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, इस पर हमने क्यू चार्ज दिया है, तो इस कंडक्टर के ऊपर ये चार्ज है, इसके पूरे आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, है ना, ये आउटर सरफेस पे चार्ज है। तो क्या करेंगे, इसके सेल्फ एनर्जी अपने को चाहिए, तो सारा चार्ज हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे फेंक देंगे। और वहां से थोड़ा थोड़ा करके चार्ज लाएंगे। तो मान लो इस पर हमने क्यू चार्ज ला दिया, तो इसका पोटेंशियल मिल गया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इसकी कैपेसिटेंस सी है, इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा क्यू बाई सी। अब अगर मान लो मैं डी क्यू चार्ज लेकर आता हूँ, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वी डी क्यू। ये जो वर्क किया मैंने डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, यही तो डी यू है, मतलब यही तो यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में क्यू बाई सी डी क्यू, इंडिकेट करेंगे 0 to Q, तो हमारे पास ये आ गया Q स्क्वायर बाई 2C। और जब ये आ गया तो इसकी सेल्फ एनर्जी मुझे मिल गई Q स्क्वायर बाई 2C। तो मुझे ये भी मालूम है कि सिंस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टाइम CV हो जाएगा, है ना, प्लस CV नॉट ले लेते हैं। तो आप देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV नॉट का होल स्क्वायर या हाफ QV नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, Q बाई सी ना। हाँ सर। लिख लिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि वहां भी हमने शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन किस केस में पढ़ा था, स्फेयर के केस में। लेकिन अब कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस मिल गई तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो चलो यहाँ भी देखते हैं, अगर किसी भी शेप के कंडक्टर को हम लोग, दो कंडक्टर को अगर कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी तरह से। कॉन्सेप्ट वही है जो पुराना है, बस वह यहाँ शेप फिक्स नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो हम लोग यहाँ भी शेयरिंग ऑफ चार्जेस बता सकते हैं। लिख लिया। चलो वो भी सीख लेते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस में। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस पर Q1 चार्ज है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, और ये दूसरा मान लो कंडक्टर है, इस पर चार्ज Q2 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। C1 C2 चेंज नहीं करेगा, इनको हमने कनेक्ट किया। ठीक है, लास्ट डिस्टेंस पर है। तो जैसे अभी इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q1 बाई C1, इसका कितना हो जाएगा,
Q2 by C2, है ना, ये स्विच है. आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच, इसका पोटेंशियल V, मान लेते चार्ज हो गया Q1 by C1, इसका पोटेंशियल V Q2 by C2. दो कंडक्टर को जब भी कनेक्ट करेंगे उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है. तो देयरफॉर Q1 by C1 इक्वल टू Q2 by C2, इक्वेशन नंबर 1. और ये भी बात हुई थी कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, इसका मतलब है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2. तो Q1 Q2 स्मॉल Q1 Q2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे. और जब भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये भी बात हुई थी कि एनर्जी का हमेशा क्या होगा, लॉस होगा. तो वो लॉस कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं, ये लिख लीजिए. लिख लिया. हाँ सर. तो Q1 Q2 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ, दोनों से Q1 को यहाँ रखते हैं तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, आप सोल्व करिएगा. तो स्मॉल Q1 होगा Q1 प्लस Q2 C1 बाई C1 प्लस C2, और Q2 इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2. एनर्जी डिसिपेटेड. तो वो होगा हाफ C1 V स्क्वायर, सॉरी हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, माइनस हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, V कैसे फाइंड करेंगे, तो V भी मिल जाएगा. हमें मालूम है कि सिंस V इक्वल टू क्या है, Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2. और Q1 क्या है दरअसल देखा जाए तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. आप यहाँ V की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखो तो डेल्टा H आपको मिल जाएगा C1 C2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ देखो आप ध्यान से, अगर V1 इक्वल टू V2 होता तो डेल्टा H 0 होता, यानी चार्ज का कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा. समझ में आई बात. हाँ सर.
ठीक है भाई। हाँ सर। तो इसमें जैसे एग्जांपल 2 दिया हुआ देखो तो शीट में भेजूं क्या इसको मैं? हाँ सर, भेज दीजिए। एग्जांपल 2 करिए तो। हो गया। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास में कैपेसिटर। कुछ चीजें मैंने अभी उधर छोड़ी हुई है, अभी आगे बात करेंगे, सब हो जाएगा। पहले कैपेसिटर बना करते हैं तैयार, समझते हैं क्या है। तो देखो इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आइसोलेटेड जो कंडक्टर होता है उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है। लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है एक्चुअली कि दो किसी भी शेप के कंडक्टर्स होते हैं और किसी भी साइज के हो सकते हैं। एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा और एक पर माइनस क्यू चार्ज होगा। ये प्लेट ए मानी जाती है, प्लेट बी मानी जाती है,
और ये जो सिस्टम बनता है इसी को ही हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्योंकि ये देखा गया जब किसी चार्ज कंडक्टर के पास में किसी अनचार्ज कंडक्टर को लेकर आते हैं तो उसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज कर जाती है। हाई बात सुन रहे, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो स्टोर करने के है ना, चार्जेस वही बनी रहेंगे भले, लेकिन आप देखोगे बाद में और भी चार्ज सिस्टम को दिया जा सकता है, इसलिए कैपेसिटर बनाया इन्होंने, है ना। तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है कैपेसिटर में। तो किसी भी शेप के दो कंडक्टर होते हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, एक पर माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब जीरो नहीं होता है, ये तो आप दोनों को जोड़ो और ऐसा हो जाए, नहीं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब प्लस क्यू होता है ना। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर तो माना जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, ये सिस्टम है हमारे पास में। अब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसे देखेंगे? तो C इक्वल टू क्यू बाई मोड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी A का नेट पोटेंशियल, B का नेट पोटेंशियल। BA क्या है? नेट पोटेंशियल क्यों बोला? बोला A पर जो चार्ज है उसकी वजह से तो पोटेंशियल है ही, B पर जो चार्ज है उसकी वजह से भी पोटेंशियल है। B पर क्यों खुद की वजह से जो खुद पे जो चार्ज है उसकी वजह से तो है ही, A की वजह से जो चार्ज है उसकी वजह से भी पोटेंशियल है, यानी इसलिए इसको बोलेंगे नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए और वी भी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। और इस सिस्टम की कैपेसिटेंस हम लोग हमेशा ऐसे निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। लिख लीजिए, capacitance of a capacitor depends upon the closeness of the conductors. तो ये क्लोजनेस पे भी डिपेंड करेगी, यानी इनकी शेप एंड साइज पे तो डिपेंड करेगी, मीडियम पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन ये जो कंडक्टर्स कितने क्लोज है कितने दूर है इस पे भी डिपेंड करेगी।
लिख लिया? Okay, types of capacitors. तो कैपेसिटर के मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं कैपेसिटर में, उनको प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी कहा जाता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अब इसमें भी जैसे कि स्क्वायर प्लेट्स हो सकती है, एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा और एक पर माइनस क्यू चार्ज होगा। या जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, या जैसे सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, फिर जैसे स्फेरिकल होता है, तो ये स्क्वायर शेप में, ये है ना, ये स्क्वायर शेप में, ये रेक्टेंगुलर शेप में, ये डिस्क के शेप में या सर्कुलर शेप में। बना लिया? नेक्स्ट है स्फेरिकल। ये प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये रेडियस है, ये रेडियस भी कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स हैं, या ऐसा। प्लस क्यू माइनस क्यू, ये रेडियस बी, ये रेडियस ए, इनके बीच की डिस्टेंस डी। cylindrical capacitor,
लेकिन इसमें सिलेंडर्स जो होंगे वो इनफाइनाइट सिलेंडर्स होंगे, वो एक्सल सिलेंडर्स हैं इसमें। ये पहला पार्ट है, मान लो इसमें इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी, ये प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पर प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी, आउटर पे माइनस। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। लिख लिया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। मान लो जैसे कि ये कोई प्लेट है। अच्छा, यहाँ प्लेट को क्या मानेंगे? इनफाइनाइट मान के करना है, यानी दो, इसका मतलब दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? काफी स्मॉल होगी। तो मान लो ये प्लेट ए है और इस पर मान लो हमने चार्ज क्यू दिया है। तो हम बात कर चुके हैं पहले, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इधर प्लस क्यू बाई टू आ जाएगा, ये कंडक्टर है ना, इधर भी क्यू बाई टू आ जाएगा। ठीक, अब इसके पास में, प्लेट ए के पास में हम लोग एक अनचार्ज्ड प्लेट लेकर आ रहे हैं बी। तो ये प्लेट ए, ये प्लेट बी। तो हमने देखा कि इस पर चार्ज इधर क्यू बाई टू, इधर क्यू बाई टू, इधर माइनस क्यू, इधर मतलब माइनस क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू और इधर क्यू बाई टू। ये बात हो चुकी है हमारी, याद आ रहा है पुराना कॉन्सेप्ट है ना? तो आप यहाँ देखो, ए का पोटेंशियल पहले कितना रहा होगा? वी ए रहा होगा। ए का पोटेंशियल वी ए रहा होगा।
अभी ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा देखो, क्योंकि पोटेंशियल जब लिखेंगे तो सारे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबकी वजह से लिखेंगे, तो खुद की वजह से तो वी है ही, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज हो नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ देखो बी पर जो चार्ज है इस साइड वाला नेगेटिव चार्ज, वो बी के कंपेरिजन मतलब पॉजिटिव चार्ज के कंपेरिजन में पास में है, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, वी बी माइनस, मतलब इसका पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से वी बी माइनस होगा और प्लस चार्ज की वजह से वी बी प्लस होगा। तो आप देखो कि पूरी क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि एक बी नेगेटिव पोटेंशियल है ना, क्योंकि बी जो नेगेटिव चार्ज है बी पर वो ज्यादा पास मतलब इसके प्लस क्यू बाई टू के कंपेरिजन में पास में, तो ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए से कम मिलेगा आपको। ये तीनों का सम जो होगा वो वी ए से कम होगा कि नहीं होगा, यानी इसका पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। यहाँ तक बात समझ में आई पहले? हाँ सर। है ना। अब अगर मान लो मैंने बी को अर्थ कर दिया, तो बी को अगर आपने अर्थ कर दिया तो यहाँ क्या होता है, सारा चार्ज इधर आ जाता है, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो यहाँ माइनस क्यू आ जाता है। ये ए और ये बी मान लेते हैं कि अच्छा उसकी भी जरूरत ही नहीं है। तब आप यहाँ देखो कि अब ए का पोटेंशियल तो और डिक्रीज कर गया, क्यों, अब तो केवल माइनस चार्ज ही बचा हुआ है, ये तो और भी कम हो गया, और वीबी का पोटेंशियल तो जीरो ही हो गया। तो इस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस वो क्या है, क्यू बाई वी माइनस वीबी। आप देख रहे हो कि वी माइनस वीबी डिक्रीज कर गया है ना, और कम हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, यानी अल्टीमेटली ये वी ए डैश हो गया, वी ए डैश और ये वी बी डैश हो गया मान लो, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या होगी सिस्टम की, इंक्रीज कर गई ना। समझ में आ गई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गई। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये लिख लो पहले। हाँ सर हो गया। ठीक है, यहाँ वी बी डैश तो क्या हो जाएगा, हो गया इस केस में देखा जाए तो जीरो हो गया, तो
इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले इस वीक में, ये टॉपिक कंप्लीट करा दूं इस वीक में, बोले? हाँ सर। चलो डिसाइड करते हैं, बताता हूँ मैं टाइम। तो छुट्टी के दिन ले लेना। छुट्टी का दिन कब हाँ है? सर, कब है? एक तो संडे को है सर। अब तो संडे तो लेट हो जाएगा तो बोलते यार, आज क्या वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को पॉसिबल है, एक फ्राइडे एक संडे, ऐसा नहीं हो सकता? सर सैटरडे और संडे। फ्राइडे को ऑलरेडी है। अच्छा, चलो देखते हैं। सैटरडे को सर आप ले सकते हैं। सैटरडे संडे ले सकता हूँ, ऐसा है ना? हाँ मतलब, हाँ मतलब क्योंकि सैटरडे को 2 ही लेक्चर है ना, तो कभी एक और चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। मान के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलके टॉपिक बना हुआ है, ठीक है? तो ऐसा कोई अलग है नहीं। चलिए फिर, और जो भी कॉन्सेप्ट हमने वहां सीखे थे कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए, वो सारे यहाँ